हॉल इफेक्ट क्या होता है कि जब एक कंडक्टर है या फिर सेमी कंडक्टर है, कोई मटेरियल है, मीन्स कोई मटेरियल लेते हैं हम, उसके ऊपर अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड लग रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर लगे, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वोल्टेज जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड हॉल वोल्टेज। और इस पूरे इफेक्ट को बोलते हैं हॉल इफेक्ट। इसमें करंट, मैग्नेटिक फील्ड और ये जो वोल्टेज है, ठीक है, इसके विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। कहीं कुछ डेफिनेशंस में लिखा होता है कि करंट, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। किसी किसी डेफिनेशन में लिखा होता है करंट, मैग्नेटिक फील्ड और वोल्टेज जो है वो म्यूचुअली। तो दोनों डेफिनेशन ठीक है, क्योंकि जो वोल्टेज का इफेक्ट आएगा, वोल्टेज का इफेक्ट जो है वो किसकी वजह से आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही आएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि हम ये एक्सपेरिमेंट, क्या ज़रूरत क्या है इस हॉल इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की, क्योंकि देखो जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें तो एक ही टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। कोई मेटल है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होंगे चार्ज कैरियर्स। बट जब आप सेमीकंडक्टर का केस डिस्कस करते हो तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं और होल्स भी आते हैं। तो इसलिए अगर आपने पता करना हो कि आपका सेमीकंडक्टर पी टाइप का है या एन टाइप का है, तो आप हॉल इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट करोगे। और हॉल साइंटिस्ट का नाम है। हॉल इफेक्ट क्या है, पहले डेफिनेशन समझ आ गई आपको कि एक मटेरियल था, ठीक है, एक करंट कैरिंग कॉइल थी, तो इसमें करंट और अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर वोल्ट होगी, दैट इज कॉल्ड हॉल वोल्टेज। दोबारा सुनो, दोबारा शुरू से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। हॉल इफेक्ट, साइंटिस्ट का नाम है हॉल। हॉल इफेक्ट। मैम हाँ जी, मैम मेरा वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया है, तो अगर अटेंडेंस लगा दी है तो मेरी मार्क कर दो। नहीं अभी अटेंडेंस मार्क नहीं की है मैंने किसी की भी, ओके मैम। स्टार्टिंग से समझा रही हूँ तीसरी बार। ये सुनो, हॉल इफेक्ट क्या होता है, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सब्सटेंस पर, ये करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, मान लो ये सेमीकंडक्टर की चिप रखी है मैंने, ठीक है, सेमीकंडक्टर कोई भी ले लो, जर्मेनियम पड़ा है मान लो, ठीक है, तो इसके ऊपर, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर होगा वही पी और एन टाइप होगा, कंडक्टर का तो कोई टाइप नहीं है ना, ये सेमीकंडक्टर्स की टाइप होती है पी टाइप और एन टाइप, जो कि हमें हॉल इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट से पता लगेंगे कि चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी कैरियर्स, एक सेमीकंडक्टर पड़ा था, हमने चेक करना है कि इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से हैं, मतलब होल्स ज्यादा हैं इसमें या इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं इसमें। होल्स ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली पी टाइप होगा, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो मतलब है कि एन टाइप होगा। तो जो चार्ज कैरियर्स हैं उसका पता लगाना है आपने कि चार्ज कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है या होल्स की ज्यादा है, तो वो हमें पता लगेगी हॉल इफेक्ट से। तो हॉल इफेक्ट की डेफिनेशन लिखो पहले कि क्या है कि जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे होते हैं, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वोल्टेज जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड हॉल वोल्टेज। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हो हॉल इफेक्ट। ठीक है, मतलब क्या है कि ये तीनों ही
तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और वोल्टेज तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं इसमें हॉल इफेक्ट में। तो मेन एडवांटेज है इसकी कि पी टाइप और एन टाइप पता करना है कि चार्ज कैरियर्स होल्स ज़्यादा हैं या इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। तो माइंड में आता है कि कैसे पता लग जाएगा इस हॉल इफेक्ट से। आप तो ये 3 पैरामीटर स्टडी कर रहे हो, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और वोल्टेज, तो कैसे पता लग जाएगा। तो सबसे पहले मेन है कि आपने इसमें एक हॉल कोफिशिएंट है। अगर हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू जो है अगर आपके हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपका जो कंडक्टर है, जो आपका मटेरियल है, वो पी टाइप होगा। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो आपका जो मटेरियल है सेमीकंडक्टर, वो एन टाइप होगा। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, दोबारा से रिपीट करना है तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी। ठीक है, बताओ इतनी चीज समझ आई कि रिपीट करूं? आगे मैम। आगे ठीक है, तो साथ में ना प्रैक्टिकल भी साथ साथ में करते जाते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। अभी का एक्सपेरिमेंट जो है ना, मैं एक्चुअली ये टॉपिक इसलिए चेंज कर रही हूँ, थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग भी है। और पहले क्या कर रहे थे आप, जस्ट वो एक पैरामीटर चेंज कर रहे थे, प्लॉट करी जा रहे थे, ना कोई मेहनत लगती है उसमें, कुछ नहीं है बस। ठीक है, तो इसमें कुछ सीख की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ना, तो आपको डेफिनेशन में थोड़ा सा करेक्ट करना। इफ अ करंट कैरिंग सब्सटेंस या कुछ भी मटेरियल लिख लेना। इफ अ करंट कैरिंग मटेरियल प्लेस्ड इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, a potential difference will generate in a conductor which is a potential difference is generate which is perpendicular to both magnetic field and current। तो यही डेफिनेशन मैंने बताई कि जब ये मटेरियल है, जर्मेनियम है जैसे, ठीक है, सेमीकंडक्टर, तो इसको करंट और मैग्नेटिक फील्ड जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख दी तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। ठीक है, वोल्टेज जनरेट हुई जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर थी, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी। तो मोर और लेस बोलने का मतलब है कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये करंट, मैग्नेटिक फील्ड और वोल्टेज तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और ठीक है, ये चीज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये था। ठीक है, तो मैम आपने एक पॉजिटिव नेगेटिव वाला पॉइंट बताया था, एक बार वो रिपीट कर दो। पॉजिटिव नेगेटिव अभी अभी ये आरएच की यस वैल्यू मैम। हॉल कोफिशिएंट निकालोगे आप लास्ट में ना। मैं अभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही थी इसकी। आरएच में मत उलझना, अभी आरएच पे जब पहुंचूंगी तो इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। आरएच क्या है? हॉल कोफिशिएंट। हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो मेरा जो मटेरियल है वो पी टाइप होगा, और अगर आरएच की वैल्यू नेगेटिव आती है तो मेरा जो मटेरियल है वो एन टाइप होगा। ठीक है, मैंने बताया था कि हॉल इफेक्ट का अगर आपके माइंड में होगा कि मैं क्यों फाइंड करूंगा ये सारी चीजें, करंट ठीक है मान लिया परपेंडिकुलर है तो मुझे क्या फायदा है इसका, मैं क्यों करूँ ये हॉल इफेक्ट। तो माइंड में अगर क्वेश्चन आएगा तो ये याद रखना कि इस एक्सपेरिमेंट के करने से जो लास्ट में हमारे पास हॉल कोफिशिएंट निकलेगा, ठीक है, उससे हमें पता लगेगा कि हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो पी टाइप है या एन टाइप है। ठीक है, दोबारा से सुनो। चार्ज आप लिखोगे कि वी नो दैट इन अ कंडक्टर, जो कंडक्टर होता है उसमें एक ही टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं इसमें। बट इन अ सेमीकंडक्टर बोथ टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स एग्जिस्ट, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। ठीक है, वैलेंस बैंड में होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है।
तो सेमीकंडक्टर में दोनों टाइप के चार्ज कैरियर्स पाए जाते हैं। तो अगर आपको पता करना है कि मेजॉरिटी कैरियर्स मेरे सेमीकंडक्टर्स में डोपिंग करोगे तो या तो होल्स बढ़ जाएंगे या इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। तो पी टाइप जब सेमीकंडक्टर बनाते हो तो मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं। जब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हो तो आपके पास चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। तो अगर मुझे पता करना है कि मेरे सेमीकंडक्टर की टाइप क्या है, पी टाइप है या एन टाइप है, तो मैं क्या करूंगी, मैं हॉल कोफिशिएंट निकालूंगी, हॉल इफेक्ट करेंगे प्रैक्टिकल। ठीक है, पहले एक क्या लेंगे, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट सोर्स लेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स लेंगे, तभी वोल्टेज जनरेट होगी। तो पहले इतना सा काम कर लेते हैं, करंट और मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स देख लेते हैं। अच्छा जी, तो ये हो गया, सिमुलेशन पे जाओ सीधा। अच्छा, ये सेटअप ऐसे देखने में ऐसे लगेगा आपको। इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना, हमेशा ये सोच के मत चलना कि मैं 4 बार रिपीट ही करूंगी, पहली बार में समझने की कोशिश किया करो। ये है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पड़े हुए हैं। ये आपके पास करंट सोर्स है एम्पियर, इसको आपने जोड़ दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के साथ। अब देखो, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में करंट पास करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो मैं ये जो डी है ना, मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से जनरेट हो सकती है, या तो मैं बड़े बड़े नॉर्थ और साउथ पोल लेके आऊँ, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके बीच में मैं अपना ये रख दूँ सेमीकंडक्टर का सैंपल, ठीक है, और इसमें से भी करंट पास करेगा। करंट का सोर्स इसके लिए एक अलग बॉक्स लगा दूंगी, मिलियम, इसके लिए जो करंट जाएगा वो मिली एम्पियर में जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, या तो ये एक तरीका है कि नॉर्थ साउथ पोल रख लूँ मैं बड़े बड़े, या फिर क्या है, इसकी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रख दो। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, बड़े बड़े, आपने देखा होगा कि ये सॉलिनॉइड्स जैसे होते हैं, मतलब एक रॉड के ऊपर, मेटल रॉड के ऊपर बहुत कॉइल्स, इतनी थिन वायर जो है उसकी बाइंडिंग की होती है ना, आपको दिख भी नहीं रही होती वो बाइंडिंग, इतनी इतनी ज्यादा बाइंडिंग की होती है। अब आपने पढ़ा था एक कंसेप्ट 12th में कि जो करंट कैरिंग कॉइल होती है, अब ये है, इस कॉइल है, इसमें से करंट पास करेगा ना, अगर मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो क्या होता है कि अगर इसमें करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है दोनों, ठीक है। अब ये चीज है कि हमने क्या किया कि जो हमें आई और बी, हमारे पास जो बी का सोर्स चाहिए ना मैग्नेटिक फील्ड का, वो मैं क्या करूंगी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, मैं नॉर्थ साउथ पोल नहीं ले रही हूँ, मैं क्या करूंगी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, इनको करंट से जोड़ दूंगी। जब इसमें करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब मेरे को दिख रही है क्या यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, मुझे करंट दिख रहा है, मैं करंट यहाँ से सेट कर दूंगी, अगर चलो 2.5 सेट कर दिया, तो इस 2.5 करंट के विद रिस्पेक्ट टू कितना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, दिख रहा है क्या मेरे को, उसको कैसे नोट डाउन करूंगी मैं, किसी के पास आइडिया है कोई? ये देखो, मैंने क्या किया, यहाँ से पहले ये सेलेक्ट किया, इंसर्ट प्रोब, ये प्रोब है, इसको इंसर्ट कर दिया बीच में। अच्छा, अब बताओ कैसे करेंगे इसको, कुछ किसी के पास आइडिया है? हेलो, मेरे को कुछ नहीं सुनाई देता है, पता नहीं, मेरी आवाज ठीक सुनती है सबको क्या? प्लीज। यस मैम, उसकी आवाज हमको भी नहीं है। यस मैम, क्या बोल रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा एक्चुअली। अनदर मीटर रखा साइड में, इसमें मेजर होगा। हाँ, गुड, बिल्कुल यही बात है। देखो, ये जो चीज है ना, गॉस मीटर रखा है, जैसे
एक थर्मामीटर होता है ना, थर्मामीटर का काम क्या होता है? टेम्परेचर डिटेक्ट करना। ठीक, ये रॉड है, थर्मामीटर है, ठीक है, यहाँ पर ये डिटेक्ट हो जाएगा। थर्मामीटर से आपको पता लग जाता है कि कितना टेम्परेचर है। वैसे रॉड है, इसको आप गॉस प्रोब बोलते हो, ठीक है, और ये गॉस मीटर पड़ा है। तो इस एरिया में जब आप करंट 2.5 सेट कर दिया तो उसके विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो इस डब्बे का काम, ये जो बॉक्स पड़ा है ना गॉस मीटर, इसका काम कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना नहीं है, ये जनरेट नहीं कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये खुद जनरेट हो रही है यहाँ से, जैसे जितना करंट पास करोगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होती जाएगी। बट आपको दिख नहीं रही है कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो जस्ट इस गॉस मीटर का काम है पता लगाना। इसको बिल्कुल सेंटर में रख देंगे तो ये गॉस मीटर बता देगा कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर। तो ये बॉक्स, अगर गॉस मीटर का आपको कोई पूछ लेता है कि ये गॉस मीटर क्या काम करता है, तो आप बता दोगे कि गॉस मीटर जो है ये डिटेक्ट करता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जस्ट डिटेक्ट करता है, प्रोड्यूस नहीं करता है, जनरेट नहीं करता है ये मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, नोट डाउन कर लो ये वैल्यू कहीं पर, क्योंकि ना इसमें सब कुछ नोट डाउन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो पहले एक्सपेरिमेंट थे उसमें बनी बनाई खिचड़ी थी, सब कुछ ड्रॉ भी वो खुद ही कर देता था, ठीक है। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, इंटरेस्टिंग है, कुछ करना पड़े ना काम तो अच्छा लगता है। बना बनाया काम मुझे तो नहीं अच्छा लगता, ठीक है। ये देखो 2.5 सेट कर दिया, तो नोट डाउन कर ली सबने। बी की वैल्यू 0.37 गॉस, यस मैम। ठीक है। आप लिखोगे आई की वैल्यू फिक्स कर दी 2.5 एम्पियर, और इसके विद रिस्पेक्ट टू बी की वैल्यू आ गई पॉइंट जितना भी है ये 0.3706 गॉस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब ये जो आई की वैल्यू 2.5 है ना, ये आई, ये वाला आई नहीं है, ये ध्यान रखना। ये आई कौन सा है? ये करंट है जो आप सेमीकंडक्टर को दे रहे हो। ये वाला करंट था जो आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को दे रहे थे। देखो ये जो इस तरह से एक चीज बनाई है मैंने, ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि मैग्नेटिक, अब देखो तीनों पैरामीटर्स जो है ना उसको साइमल्टेनियसली नहीं आप नोट डाउन कर सकते हो। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि तीनों पैरामीटर्स अगर आप साथ साथ में तीनों नोब्स घुमाते रहोगे, साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते जाओगे, करंट भी चेंज करते जाओगे, आप हमेशा एक चीज को फिक्स रखते हो, फिर एक को वेरी करते हो, दूसरे की वैल्यू नोट करते जाते हो। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि देखो अगर आप तीनों चीजें साथ साथ में वेरी करते जाओगे ना तो पर्टिकुलर किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाओगे, आप रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाओगे। आपको तो एक कंक्लूजन पे पहुंचना है ना कि क्या हो क्या रहा है। अगर मैं बी को कांस्टेंट रख दूं, इसको फिक्स कर दिया मैंने बी को, और मैं करंट को चेंज करते जाऊंगी, ये मिली एम्पियर में करंट दे रहे हैं हम इसको, जो हमारा सेमीकंडक्टर था सिलिकॉन जर्मेनियम, जिसका भी आपने पता करना है, टाइप पता करनी है, पी और एन, जो भी अननोन सैंपल कोई भी पड़ा होगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि करंट चेंज करते जाओगे और हॉल वोल्टेज जो है नोट करते जाओगे, बी को फिक्स रख दोगे। अच्छा, बी को फिक्स रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं चाहती हूँ कि बी फिक्स रहे मेरे यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो 0.373 रहे, तो मैं क्या करूंगी? मैम जो करेंट दे रहे हैं वो कांस्टेंट देंगे। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। मैं इसको चेंज नहीं करूंगी, ठीक है। तो इसको 2.5 अगर पहले ही सोच लो कितना रखना है, बाद में इसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि बार बार आप गॉस प्रोब लगा, ये बॉक्स का काम खत्म है। अब एक बार जब 2.5 रख दिया और यहाँ पर ये वैल्यू आ गई तो इसका काम खत्म है। अब रिमूव कर दो प्रोब को यहाँ से, ठीक है, हटा दिया, इस बॉक्स का काम खत्म है मेरे लिए। जब मैं करंट ही चेंज नहीं करूंगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा।
तो ये फिक्स है, हो गया यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गया। अब मैं क्या करूंगी, अब हॉल इफेक्ट सेटअप पे क्लिक करूंगी। अब सेटअप का काम स्टार्ट है। अब हॉल प्रोब, पहले गॉस प्रोब यूज की थी। गॉस प्रोब का काम था मैग्नेटिक फील्ड देखना। अब ये हॉल प्रोब पड़ी है। ये हॉल प्रोब पता असल में क्या दिखने में कैसा होता है, ये 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये 4 डॉट दिख रहे हैं आपको। ये असल में क्या चीज है, अब होल्डर है ये जस्ट, ठीक है, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, कुछ नहीं है ये। और इतना बड़ा ये सेमीकंडक्टर नहीं है। सेमीकंडक्टर पता कहाँ लगा हुआ है, ये बिल्कुल छोटा सा पड़ा हुआ है, बिल्कुल डॉट्स जैसा या फिर ऐसे स्क्वायर शेप में पड़ा होगा। इसकी एक पर्टिकुलर थिकनेस मेंशन होती है, ठीक है, लैब असिस्टेंट को भी पता होती है। और जो जब हम चीज ले खरीदते हैं ना, तो उसकी ऑलरेडी मेंशन होती है कि इसकी कितनी थिकनेस है। अगर नहीं हो तो स्क्रू गॉस से पता लग जाती है, ठीक है। ये छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यूज करने आते हैं आपको, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉस, थर्मोमीटर। यस मैम। यस मैम। नो मैम नहीं आती। ठीक है, ठीक है। अगर नहीं आते हैं तो जो इस एक्सपेरिमेंट के बाद ना हम एक ट्यूटोरियल रख लेंगे, ये वर्नियर कैलिपर कैसे यूज करते हैं, स्क्रू गॉस कैसे यूज करते हैं, ठीक है, उनका लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, उनका एक ट्यूटोरियल रख लेंगे। बट मेन है आपका ये चीज फाइंड करना, क्योंकि ये जो चीजें हैं पता होनी चाहिए। बट सिलेबस में अभी आपको कोई ऐसा ये नहीं आएगा कि स्क्रू गॉस यूज करके बताओ, थिकनेस फाइंड करके बताओ, ठीक है, क्योंकि ये आप पहले कर चुके हो। बट हाँ, आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपकी नॉलेज के लिए एक लेक्चर ले लेंगे इसका, ठीक है, याद करवा देना बस। अच्छा, तो ये ना ये छोटा सा ऐसे पड़ा होता है, ये सेमीकंडक्टर सा। इसको जस्ट ये जो 4 डॉट दिख रहे थे ना आपको ऐसे ऐसे करके, ये क्या थे, यहाँ पर सोल्डरिंग की हुई है, ये क्लिप लगे हुए थे ऐसे करके, ये क्लिपिंग की हुई है इसकी जस्ट, और कुछ नहीं है ऐसे। अगर मेरे पास कोई ओरिजिनल पिक होगी ना तो मैं दिखाऊंगी आपको। ये ऐसे होल्डर है, ये जस्ट सोल्डरिंग करके होल्ड किया हुआ है, इसके सेंटर में है सेमीकंडक्टर जस्ट। और ये 4 डॉट्स, ये वायर लगाई हुई है ना, जो 4 डॉट्स से ये भी सोल्डरिंग करके कनेक्शन लगाए हैं। 2 कनेक्शन जो हैं वो करंट के हैं, मिली एम्पियर के, और जो 2 कनेक्शन हैं वो वोल्टमीटर के हैं। ये जो बीच वाला है ये एम्पियर, मिली एम्पियर का है, और ये जो बाहर वाला है ये मिली वोल्टमीटर है। तो अलग अलग लैब में, चलो पहले साथ साथ में ये करते भी जाते हैं, कहीं खिचड़ी में ना बना लो आप। इंसर्ट हॉल प्रोब, अब ये हॉल प्रोब रखेंगे हम बीच में। ये इस पर क्लिक किया, वुडन बॉक्स पे, ये अंदर चला गया। ये अब ये जो है ना, इस वर्चुअल लैब में क्या किया है, एक ही डब्बे से ये जो बॉक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स, इसी से ये मिली वोल्ट का काम ले रहे हैं, इसी से ये मिली एम्पियर। अलग अलग चीजें हैं, होती हैं लैब में। ये 2 in 1 भी होता है कि ये देखो, यहाँ ऊपर मिली वोल्ट लिखा है। जब आप मिली वोल्ट से काम लेना चाहते हो तो ये रेड डॉट यहाँ पर आ जाएगा। जब आप करंट देखोगे तो ये 1 शो कर रहा है ना, तो ये 1 मिली एम्पियर है, क्योंकि ये डॉट जो है, रेड डॉट यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है मिली एम्पियर पे। तो देखो क्या हो रहा है, देखो ये है कि आपने करंट, और एक ही बॉक्स से, वो डिपेंड करता है कि आपके पास अलग अलग मिली वोल्टमीटर और मिली एम्पियर अलग अलग भी मिल जाते हैं मार्केट में। मिली एम्पियर का बॉक्स, मिली वोल्टमीटर का। अब हमारे पास जो लैब में क्या पड़ा है, इकट्ठा ही पड़ा हुआ है, 2 in 1, दोनों का काम एक से ही हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि हमारे पास मिली एम्पियर वाला बॉक्स पड़ा होता है और आवाज नहीं आ रही। एक ही बॉक्स से आप मिली एम्पियर और मिली वोल्ट का काम लोगे। आपको मैंने यहाँ तक बता दिया था कि आपने डी को फिक्स रख लिया, बी की वैल्यू नोट डाउन कर ली। उसके लिए दो बॉक्स होंगे आपके पास। एक आपके पास होगा जो एम्पियर वाला होगा,
जो एम्पियर की सप्लाई होगी ना वो दोगे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को मैग्नेटिक फील्ड चेक करने के लिए। और इस बॉक्स का काम खत्म हो गया, ठीक है। इस एम्पियर बॉक्स इसको डिस्कनेक्ट नहीं कर देना है, ठीक है। इसको डिस्कनेक्ट करोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी, मतलब बॉक्स का काम। इसका मतलब है कि जो आप रीडिंग नोट करोगे ना आरएच की, उसमें इस करंट का कोई रोल नहीं है। इस आई की वैल्यू जो 2.5 थी वो कहीं भी नहीं लिखनी है आपने। उसके विद रिस्पेक्ट टू जो बी की वैल्यू आई थी वो लिखनी है। आरएच का जो फॉर्मूला था वो ये है, V by I T by V। तो आपने क्या करना है कि B की वैल्यू जो है वो नोट डाउन कर ली आपने, फिक्स जो रख ली थी इस 2.5 के रिस्पेक्ट टू। ये जो 2.5 है ये वाला I नहीं है, ये करंट है जो आप मिली एम्पियर में दे रहे हो। और ये V है जो आपकी रीडिंग मिली वोल्ट में आएगी, हॉल वोल्टेज जो आएगी। और T जो है वो थिकनेस है सैंपल की, वो आपको गिवन होगी, ठीक है। और यहाँ पर थिकनेस कैसे देखोगे, ये थिकनेस की ये है, यहाँ से ये सेट कर दिया आपने जितनी सेट की है, और यहाँ से जर्मेनियम क्रिस्टल ले लिया आपने, जर्मेनियम, ठीक है। तो देखो, हाँ एक और बात, जो डेफिनेशन में कंडक्टर वगैरह लिखा हुआ था ना, एक कॉमन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप मटेरियल लिखो, बट कंडक्टर कब लिखते हो, क्योंकि कंडक्टर का भी इसमें इस्तेमाल होता है। कंडक्टर को भी आप स्टडी कर सकते हो, बट क्या करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ चार्ज कंसंट्रेशन चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स कितने घूम रहे हैं कंडक्टर में, एन फाइंड करने के लिए, ठीक है। जैसे आप सेमीकंडक्टर में भी एन फाइंड करोगे, आगे फॉर्मूला आएगा एक आर एच का 1/Ne, तो उससे नंबर ऑफ चार्ज कंसंट्रेशन पता लग जाएगा, ठीक है। ई तो आपको पता ही है 1.6 × 10⁻⁻⁹ आर एच आप अभी फाइंड कर लोगे, बताती हूँ मैं अभी, ठीक है। करंट जो है चेंज कर, अब क्या करेंगे हम, बी को फिक्स रख लेंगे और करंट को चेंज करते जाएंगे और वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करते जाएंगे। चलो देखते हैं। हॉल प्रोब इंसर्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, करंट चेंज करती जाऊंगी। करंट चेंज किया 1.5, अब शो वोल्टेज 35.945। ये आप साथ साथ में नोट करते जाओगे साथ में, ठीक है। नोट करो, टेबल बनाओ। अगर क्या पता आपका लॉगिन होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो प्रैक्टिकल नोटबुक सबने खरीद ली है क्या? नो मैम। ठीक है, नोटबुक खरीदो अपनी। नोटबुक वगैरह खरीद लो, ठीक है। उसमें जो 2 एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं वो लिख लेना। और अब क्या करना है आपने, ये वैल्यू नोट करो। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम फाइल में काम करना है या फिर वर्ड पर काम कर सकते हैं? वर्ड में देखो, नोटबुक खरीद लो, उसमें करो काम जैसे करते थे आप, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है इसमें। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया कि पहले आपने क्या किया था, करंट को फिक्स रखा। कितना रखा था करंट? 2.5. 2.5 फिक्स 2.5। और उसके विद रिस्पेक्ट टू जितनी बी की वैल्यू आई थी वो पहले वो टेबल के ऊपर लिख दी, ठीक है। 0.3706 पता नहीं कितने से लिख देना, ठीक है। और अब क्या करोगे, अब क्या करना है आपने कि करंट को यहाँ से, अब ये था ना, अब आपने क्या किया, गॉस प्रोब निकाल दी, उसकी जगह से अब यहाँ से सेलेक्ट किया। दोबारा से करती हूँ मैं ये स्टेप। पहले तो आपने मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस करंट किया था, गॉस और प्रोब लगाई थी। अब आपने हॉल इफेक्ट सेटअप पर जाना है, इंसर्ट हॉल प्रोब किया, वुडन बॉक्स पे क्लिक किया और ये इंसर्ट हो गई। अब यहाँ से ये 2.5 पे सेट रखना है, इसको चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो जाएगी। हमने मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखना है अकॉर्डिंग टू दिस हॉल इफेक्ट, ठीक है। ये चीज थी कि करंट जो था, करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है,
और B को आपने फिक्स कर दिया और इन दोनों के परपेंडिकुलर वोल्टेज जनरेट होगी, दैट इज कॉल्ड हॉल वोल्टेज। और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो अब देखना है आपने कि B को फिक्स जब रख देते हो और करंट को वेरी करते हो, करंट जो था आपका आप सेमीकंडक्टर कौन सा यूज कर रहे हो, जर्मेनियम, तो इसकी थिकनेस भी लिख के रख दो, कितनी है 0.0003 मीटर, ठीक है। ये आपने फॉर्मूले में पुट करनी है जब आपने हॉल कोएफिशिएंट निकालना है RH। करोगे करंट को मिली एम्पियर जो है ये चेंज करते जाओ, जो ये करंट है जो सेमीकंडक्टर में जा रहा है, और ये जो एम्पियर वाला करंट था ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को जा रहा है, इसका रोल सिर्फ था मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। जितना करंट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में जाएगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। 1.5 करंट सेट किया, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज नोट करो 35 पॉइंट। जब वैल्यू 1 थी तब कितनी थी वोल्टेज, तब दिखाना एक बार वैल्यू 1 रखा, उसके विद रिस्पेक्ट टू 23.963। ये ग्राफ खुद से यार ये उसके बाद करो तुम शो करंट कर दिया। अब इसके विद रिस्पेक्ट टू लिखो 47.926, 2 मिली एम्पियर के विद रिस्पेक्ट टू लिखो, लिख लिया। अब चेंज मैम 2.5 जब किया ये 2.5, अब देखो ये मिली एम्पियर वाला ब्लिंक कर रहा है ना, तो मतलब ये मिली एम्पियर की रीडिंग दे रहा है। अब जब मैं शो वोल्टेज करूंगी तो मिली वोल्ट वाला इंडिकेटर ऑन हो गया। हम ये 2-in-1 ये यूज कर रहे हैं जैसे मल्टीमीटर में होता है, ठीक है। करंट का भी इसी से पता लग रहा है, वोल्टमीटर का भी इनबिल्ट है। 2.5 के विद रिस्पेक्ट टू 59.908, फिर करो 3 के विद रिस्पेक्ट टू लिखो 71.889। इसके विद रिस्पेक्ट टू है 83.871। अब किया 4 के विद रिस्पेक्ट टू हो गया 95.852। 4.5 इसके विद रिस्पेक्ट टू किया 107.34। नोट डाउन कर रहे हो ना सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी किया 5, इसके विद रिस्पेक्ट टू लिख लो 119.815, ठीक है। हाँ मैम 1 के रिस्पेक्ट में कितने वोल्टेज थे? 1 मिली एम्पियर का पूछ। Yes, ma'am. 23.96। ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब आपके पास B की वैल्यू भी आ गई, करंट की वैल्यू भी आ गई, वोल्टेज हॉल वोल्टेज की वैल्यू भी आ गई, हर करंट के रिस्पेक्ट टू। अब आपने क्या करना है, RH कैलकुलेट करना है। RH क्या होता है, हॉल कोएफिशिएंट, इसकी डेरिवेशन कर लेंगे, बट पहले आपको एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करो। V/I/T/B ये चीज है। आपने मैग्नेटिक फील्ड जो था इसको कांस्टेंट रखा। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में करंट कांस्टेंट रख रहे हो आप 2.5 एम्पियर, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू B की वैल्यू आई थी वो फिक्स थी। आपने ये ही चेंज नहीं किया, ये 2.5 भी नहीं चेंज किया, तो यहाँ पर वैल्यू भी चेंज नहीं होगी B की। तो अब क्या करोगे, T जो है थिकनेस भी लिखवा दी थी मैंने 0.0003 मीटर, ठीक है। अब V/I कैसे करें, 2 तरीके हैं करने के। जो टेबल बनाया आपने उसको ग्राफ बनाओ, उसका V को रखो Y एक्सिस पे, करंट को रखो X एक्सिस पे। पॉइंट्स जो हैं
कुछ एक आध पॉइंट बाहर भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट लीनियर फिटिंग जो होती है ना, उसमें क्या होता है कि आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। एक आध पॉइंट अगर बाहर छूट रहा है तो छोड़ने दो, लाइन स्ट्रेट बनानी है आपने, तो बोलते हैं लीनियर फिट करना, ठीक है, लीनियर फिटिंग होती है। तो अब क्या करना है आपने, सारे पॉइंट्स जो आपने v बाय आई का जो टेबल था उसमें से ग्राफ में डाले, प्लॉट किया। अब स्लोप कैसे फाइंड करते हो आप, स्लोप सबको आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या करते हो, एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हो इस लाइन का, ए बी, ठीक है। वाई पे, वाई एक्सिस पे भी पॉइंट्स, एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स आएंगे और वाई एक्सिस पे भी पॉइंट्स आएंगे, इसके विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, ये हो गया। तो आपने क्या करना है, स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। स्लोप कैसे होगा, ये है आपका y2 पॉइंट, ओ सॉरी x2 पॉइंट, x एक्सिस है ना ये, यस मैम। तो ये आ गया आपका x2 पॉइंट। ये सब चीजें ना आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें। y2 है ऊपर वाला, क्योंकि ये देखो ना x2 और ये y2, उल्टा मत कर देना, नीचे वाले को y2 मत लिख देना, क्योंकि ये मैंने इसको y2 x2 माना है, तो ये y2 होगा और ये y1 हो गया। अब जो स्लोप होगा वो हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब ये जो स्लोप है, स्लोप ये देखो, ये b क्या है, y एक्सिस में है, i जो है x एक्सिस में है, ठीक है। तो ये स्लोप ही एक्चुअल में आप v बाय आई की जगह स्लोप लिख सकते हो, स्लोप ऑफ v बाय, रेशियो ऑफ v बाय आई। इसको आप थिकनेस जितनी होगी सैंपल की उससे मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो जितना आपका मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है। तो ये आपका आर एच आ जाएगा। अच्छा, किसी को ग्राफ में प्रॉब्लम है, स्लोप में प्रॉब्लम है, तो वो क्या करना, एक ये वैसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है स्लोप से, बट अगर ये चीज ना पता लगे ना, अच्छा ये चीज नोट डाउन कर लो, फिर एक और मेथड बताती हूँ, इरेज कर दूं इसको। मैम y वाले में उसको मिलाया है y2 और x2 को तो b लिखे हैं, और y1 और x1 को मिलाया था, क्या लिखे वहाँ पे? मिलाए हैं, ये y1 लिखा है, ये x1 लिखा है, ये ए बी पॉइंट लिखा है, मैंने ये कुछ नहीं किया, मैंने ये ओके। पॉइंट है, ये ए पॉइंट मान लिया, मतलब कोई पोर्शन ले लिया कोई भी, हाँ यस ए मैम, बी यस। का, तो ए लिखा है, बी लिखा है, ये यहाँ पर y1 लिखा है, ये x1 है, ये y2 लिखा है, ये x2। मैम हाँ जी, मैम जो हमने नोटबुक लेनी है उसमें क्या क्या लिखना है? अच्छा उसका मैं पैटर्न बता देती हूँ, क्या चीज करनी है उसमें। मैम ये आपने भी फॉर्मूला बताया है कांस्टेंट के लिए, इसमें जो V और I है ये हॉल्स करंट एंड हॉल्स वोल्टेज नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये हॉल वोल्टेज है, ये हॉल करंट है, ठीक है। हर एक वैल्यू, हर एक हॉल करंट के लिए हॉल वोल्टेज आ रही है, ठीक है। फिर वैसे तो देखो, आपने क्या करना था, एक बार V नोट किया, एक बार I नोट किया, उसको डिवाइड करो और उसको थिकनेस और इससे मल्टीप्लाई करो, आपकी रीडिंग RH की आ जानी थी, ठीक है। बट आपने क्या किया, नंबर ऑफ टाइम उसको रिपीट किया, ठीक है। फिर बाद में क्या किया, आप क्या कर सकते हो, एक या तो स्लोप निकालो, एक और मेथड है, उसमें क्या करो, ये जो आपने V और I निकाला था ना, इसका एक और कॉलम बनाओ। अगर स्लोप निकालने में दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, जल्दी जल्दी में करना है, ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड नहीं है बट गलत भी नहीं है। V बाय आई निकालो और जो इसका मीन होगा ना, उसको फॉर्मूले में पुट कर दो, आर एच के, ठीक है, V बाय आई के, वो नोट डाउन कर लो, ठीक है। यही चीज की ना आपने, चाहे आप एक ही बार परफॉर्म करते इस एक्सपेरिमेंट को, एक बार V की वैल्यू लिखते, एक बार I की वैल्यू लिख लेते, V बाय आई आ जाता था,
आ जाता आपका कोई भी, उसको यहाँ पर पुट करके उसको थिकनेस डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड से डिवाइड करके आपके पास आर एच आ जाता है, ठीक है। बट आपने क्या किया, इसको पहले एक बार रीडिंग ली, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सबका मीन लिया, मीन पुट किया आपने। और ज्यादा एक्यूरेसी में जाना है तो फिर ग्राफ लिया, स्लोप निकाला, ठीक है। स्लोप से ज्यादा अच्छी एक एक्यूरेट रीडिंग होती है, प्रिसीजन में होती है, तो ये प्रिसाइज्ड रीडिंग आती है जब आप स्लोप लेते हो, ठीक है। अच्छा मैम मैं बट जो आर एच की वैल्यू है वो तो हमारी हर वी और आई की रीडिंग पे सेम ही आनी चाहिए ना, क्योंकि है सेम तो आनी चाहिए, कांस्टेंट और हम एक ही सेमीकंडक्टर। हाँ सेम आनी चाहिए, क्योंकि हम और लोग एक ही तो बिल्कुल ठीक बात है आपकी, ये वैल्यू सेम आनी चाहिए। बट क्या होता है, आप बार बार रिपीट क्यों करते हो ये चीजें, बार बार इसलिए करते हो क्योंकि आपका जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना लैब में पड़े हुए हैं, वो मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं। और इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है, जब आप एरर पढ़ते हो ना 12th में, एक चैप्टर आया था आपको एरर्स निकाले थे, तो उसमें आपने किया था इंस्ट्रूमेंटल एरर। जब भी मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, तो बाद में एग्जैक्ट जैसे आपको बता देता है ना, जैसे अभी मैंने बताया कि ये थिकनेस है इसकी 0.003, तो क्या वो 0.0033 है, आपको किसने बोल दिया कि वो उतनी है? असल में वो क्या है, उसमें भी एरर होता है, ठीक है। स्क्रू गॉस में जितना एरर होगा, जिस स्क्रू गॉस से आपने उसको उसकी थिकनेस देखी, उसके अकॉर्डिंग एरर जो है वो चेंज होता जाएगा, तो प्लस माइनस इफेक्ट जो है वो आएगा। मतलब एरर जो है, इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है वो आता है। तो उस वजह से आप बार बार एक ही चीज को नोट डाउन करते हो, फिर उसका मीन लेते हो, फिर जाके एक वैल्यू आर एच निकालते हो, ठीक है। तो आपकी वेरी करती है वैल्यू, वो क्यों करती है? ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। तो रहनी तो फिक्स चाहिए, बट वेरी करती है, इसलिए आपने मीन लिया, मीन लो या फिर स्लोप निकालो, जैसे मर्जी करो, और आर एच की वैल्यू कोफिशिएंट एक पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर के लिए वो फिक्स होगा, ठीक है। तो क्या चीज पता, ओके मैम। ठीक है। तो आर एच से क्या पता लगा, क्या पता करोगे आप, क्या चीज बताई थी मैंने? कंसंट्रेशन ऑफ होल और फिर ओ इलेक्ट्रॉन। हाँ वो तो पता लग जाएगी। टाइप ऑफ और सेमीकंडक्टर। हाँ, हाँ तो टाइप ऑफ उससे पता। सेमीकंडक्टर, पहले तो आप देखिए कि टाइप क्या है सेमीकंडक्टर का, ठीक है। अगर साइन मेरा पॉजिटिव आएगा तो पी ए टाइप टाइप, नेगेटिव आएगा तो एन टाइप। अच्छा एक और चीज, ये फॉर्मूला नोट डाउन करके रखना, आर एच इज इक्वल टू 1/n ई। कैलकुलेट कर लेना सारे पैरामीटर्स, फिर कोई प्रॉब्लम आएगी तो दोबारा से कर लेंगे इसको रिपीट। अभी फिलहाल के लिए इतना ही है। ये फॉर्मेट देख लो, जैसे आपने पहले जीनर वाला किया, पी एन डायोड वाला किया, तो पहले एम लिखना, फिर अपरेटस लिखना। अपरेटस जैसे इस एक्सपेरिमेंट में देखो क्या क्या दिख रहा है आपको, वो अपरेटस हो गया। क्या क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। मैम फिर आप मेरे को हमें पीडीएफ भेज देना, हम इसमें से देख देख के लिख लेंगे। अच्छा मेरे को बनाना पड़ेगा फिर तो प्रैक्टिकल सारा। चलो कोई नहीं मैम, आप एक सैंपल पीडीएफ भेज देना, सैंपल हाँ वो ठीक है, हमें फॉर्मेट भेज देना बस आप। अच्छा ठीक है, मैं ना सैंपल भेज दूंगी आपको एक फॉर्मेट, ठीक है। और अगर मेरे पास कोई होगा ना मैनुअल इसका, हॉल इफेक्ट का भी शायद होगा मेरे पास, तो उसमें से देख देख के बना लेना आपको। पर एक फॉर्मेट देख लो, और ना ज्यादा पेज भरने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा बर्डन मत लो इस चीज का। अभी कोई ऑफिस चेक भी नहीं लगी है आपकी होने, ठीक है। तो ये बात है कि बाद में 6-7 एक्सपेरिमेंट इकट्ठे चेक करवाने पड़ जाएं, तो उससे अच्छा है कि एक एक लिखते जाना। और ज्यादा पेज नहीं भरने हैं, एक पेज में खत्म कर दो एक्सपेरिमेंट लिख के, बस 4-5 लाइनें लिखनी है। क्या लिखना है? पहले लिखना है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किया। प्रैक्टिकल नोटबुक बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने एक्सपेरिमेंट किया है और कैसे किया है, ठीक है, क्या रीडिंग थी उस टाइम। तो पहले क्या था, एम लिखा, अपरेटस लिखा, क्या क्या यूज हुआ था उसमें, और थ्योरी में ना 2-4 लाइनें लिख देना। जैसे पी एन डायोड में क्या बताया था मैंने, डेफिनेशन लिख देना पी एन डायोड की, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग पर 4-5 लाइनें लिख देना
बस ऑब्जर्वेशन टेबल तो खुद ही जनरेट हो गया था उस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो वो वहां से रीडिंग उठा के इस बॉक्स में डाल देना और प्रिकॉशन लिख देना, कनेक्शन शुड बी टाइट एंड कोई 3-4 पॉइंट बता दूंगी मैं और क्या क्या लिखते हैं, ठीक है। बस एक पेज में खत्म कर देना है इसको, ठीक है। और मैम ग्राफ? ग्राफ जो है, ग्राफ आपका जो पहले दो थे ना, उनका तो ग्राफ खुद से जनरेट हो गया था, ठीक है। वो भी चिपका सकते हो। बाकी कुछ बच्चों ने मेरे को ना प्रैक्टिकल कॉपीज चेक करवाई हैं, खरीद ली है कईयों ने, तो उन्होंने क्या किया था, ग्राफ खुद से बनाया है हाथ से। तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि जब रीडिंग दिख रही है आपको सीधी सीधी, तो आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। मत निकालो प्रिंट, सीधा ये ड्रॉ कर लो और ग्राफ बना लो, ठीक है। जो पीछे ग्राफ पेपर लगे होते हैं उसमें बना भी सकते हो। एक लड़की ने बनाया था ऐसे। चलो ठीक है, अभी 2 बजे से ऊपर हो गया टाइम, लेक्चर आपका खत्म हो गया है।